हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। इसमें हम तीन मेजरमेंट है इसके में। एक आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, एक आपका प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज, और एक आपका है न्यूमेरिक मेथड। देखो, जो मेजरमेंट होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी जो गुड्स है, वस्तु है, उसकी जो डिमांड है यूनिटरी इलास्टिक है या फिर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है। इसके लिए हम इसके तीन मेथड करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपका है, दूसरा है प्रोपोर्शनेट और तीसरा आपका है ज्योमेट्रिक मेथड। देखिए, इसमें क्या है कि जो दो मेथड हमारे हैं, एक टोटल एक्सपेंडिचर और एक है आपका प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब हम करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो मेथड था आपका, ये एक अर्थशास्त्री थे हमारे डॉक्टर मार्शल, उन्होंने दिया था। उनके अनुसार कि चेंज ऑफ प्राइस ऑफ ए गुड, कि किसी भी वस्तु है का गुड्स है, उसके प्राइस में चेंज होने के कारण चेंज इन एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज कितना चेंज होता है, इसके बारे में पता लगता है हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। इसमें इन्होंने तीन बातों पर जोर दिया। फर्स्ट आपका है, देखिए इसमें तीन कंडीशंस हैं आपकी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि किसी भी वस्तु की जो डिमांड है वो ग्रेटर देन है, यूनिटरी है या फिर लेस देन इलास्टिक है। अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इफ प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज, तो यदि किसी भी वस्तु है, कोई वस्तु है कोई भी, उसका प्राइस डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो हमारे जो क्या होगा, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यूनिटरी होगी, मतलब ईडी इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 होगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, इफ प्राइस इंक्रीज ऑफ ए गुड्स, एक्सपेंडिचर हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। ठीक है, जब भी किसी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और यदि किसी वस्तु का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में और एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी हमारी, वो होगी ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड। इसमें हमारा जो ईडी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट हम करेंगे, आपका थर्ड पॉइंट है, इफ प्राइस डिक्रीज ऑफ ए गुड्स, यदि किसी भी वस्तु का जो प्राइस कम होता है और साथ में एक्सपेंडिचर भी क्या हमारा डिक्रीज हो रहा है। सेम यदि किसी भी वस्तु है, गुड्स है, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है और साथ में जो एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, और जो प्राइस हमारा डिक्रीज है तो एक्सपेंडिचर भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमारी क्या होगा कि जो डिमांड होगी हमारी, वो क्या होगी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगी, और जो इसमें हमारा ईडी होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसको हम एक टेबल के द्वारा भी शो कर सकते हैं। ये हमारी टेबल है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें देखिए हमने 3 पॉइंट लिए हैं, 3 कॉलम इसमें। एक हमारा है, इसमें बता रखा हमने कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड कॉलम में प्राइस, और जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें हमने लिया है टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में लेते हैं हम, ये हमारा है ग्रेटर देन यूनिटी, मीन्स यहाँ पे क्या है, जो ईडी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए जो हमने ऊपर 3 पॉइंट जो पढ़े हैं, इन्हीं को हम टेबल के द्वारा शो करेंगे ताकि और अच्छे समझ में आ सके। अब देखिए इसमें क्या है, ग्रेटर देन 1 यूनिट, ग्रेटर देन यूनिटी, कि जब किसी भी वस्तु का जो प्राइस है वो अप हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है हमारा, डाउन हो रहा है। और जो प्राइस है यदि किसी भी वस्तु का अगर कम हो रहा है और एक्सपेंडिचर हमारा क्या बढ़ रहा है।
अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो इसमें रिलेशन हमारा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि जब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो इसमें हमारी जो डिमांड होगी इलास्टिसिटी वो क्या होगी, हमारी ग्रेटर देन 1 होगी और ग्रेटर देन यूनिटी होगी। सेकंड पॉइंट हमारा है यूनिटी, मीन्स इसमें हमारी ईडी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। अब देखिए जब भी किसी वस्तु का जो प्राइस है हमारा वो अप हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और यदि किसी भी वस्तु का जो प्राइस है हमारा कम हो रहा है और फिर भी हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि प्राइस के बढ़ने का और घटने का टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें हमारा ईडी इक्वल टू क्या होता है, 1। और जो थर्ड पॉइंट आपका है हमारा वो है लेस देन यूनिटी, मीन्स जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारी लेस देन 1 है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु का जो प्राइस है गुड्स का वो अप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर वो भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि किसी भी वस्तु का जो प्राइस है गुड्स का वो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, और इसमें क्या था, हमारा नेगेटिव रिलेशन था। अब जब ये भी हमारा अप है, ये भी हमारा अप है, ये डाउन और ये भी डाउन, इसका मतलब दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। इस कंडीशन में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो होगी आपकी लेस देन यूनिटी, और ईडी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट मेथड है आपका वो है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। देखिए इसमें से एग्जाम में इसमें भी कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपका बोर्ड में। जो ये मेथड है इसको भी डॉक्टर मॉर्सन ने ही इसको डिस्क्राइब किया सबसे पहले। इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे हम इक्वल टू क्या होता है, माइनस। अब ये माइनस का मतलब क्या होता है, देखो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो प्राइस होता है और जो डिमांड होती है इन दोनों में हमेशा रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमारी क्या होती है, कम होती है, और जब प्राइस हमारा बढ़ता है तो डिमांड हमारी कम हो जाती है। अब इसमें क्या है, देखिए जो प्रोपोर्शनेट या हमारा परसेंटेज मेथड है ये क्या है कि प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका क्या है, ये मेजरमेंट है, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड। देखिए कि इसमें कई बार दो तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं। यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये गिवन हो कि किसी भी कोई भी गुड्स है उसकी जो डिमांड है उसमें मान लीजिए कि 20% क्या होगा, चेंज हो गया, और प्राइस में चेंज कितना हुआ, हमारा 10% हुआ है, तो इसका मतलब हमारा ईडी क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 2 आ गया, कितना आ गया, 2। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट गिवन ना हो कि भी किसी भी गुड्स या के प्राइस या डिमांड में कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है हमारा, ये भी इसी का ही फार्मूला है, ईडी इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। अब देखिए जो हमारा डेल्टा क्यू होता है वो कैसे आता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू Q1 माइनस में Q, और जो डेल्टा P है हमारा वो कैसे आता है, P1 माइनस में P। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। देखो जो Q होता है हमारा वो होता है ओपनिंग डिमांड, मीन्स जो आपकी जो डिमांड प्राइस में चेंज होने से पहले थी, यानी इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक मांग बोलते हैं। Q1 आपकी न्यू डिमांड, मतलब वो डिमांड जो प्राइस में चेंज होने के बाद हुई है। सेम जो P हमारा वो क्या है, ओपनिंग प्राइस हमारा, और P1 हमारा क्या है, न्यू प्राइस है, मतलब जो प्राइस हमारा अब आया है बाद में। और जो ये सिंबल आपका डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, चेंज होता है इन इकोनॉमिक्स। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा शो करेंगे। मान लीजिए कि जो आइसक्रीम है उसका जो पहले प्राइस था वो क्या था,
4 था, और बाद जब प्राइस 4 था और ओपनिंग जो जब डिमांड थी उस टाइम डिमांड कितनी थी आइसक्रीम की? 1 थी। अब प्राइस 4 से कम होगी, कितना आ गया हमारा? 2 रुपये हो गया, यानी 4 से आगे कितना आ गया? 2 हो गया। और जो डिमांड थी हमारी 1 से इंक्रीज होगी, कितनी होगी? 4 होगी हमारी। इसका मतलब ये हमारा क्या है? देखो ये हमारा क्या है? पी है, क्योंकि पहले प्राइस यही था हमारा, और ये हमारा क्या है? P1, क्योंकि ये प्राइस हमारा न्यू प्राइस है। सेम जो 1 हमारा, ये हमारा क्या है? Q है, और ये हमारा क्या है? Q1। अब हम पहले क्या निकालेंगे? डेल्टा P निकालेंगे, मीन्स P1 माइनस में P। अब P1 हमारा 2 है और P हमारा कितना है? 4, तो ये आ गया हमारे पास -2। सेम हम डेल्टा Q निकालेंगे, Q1 माइनस में Q। 4 माइनस में 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 3। अब हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, ED इक्वल टू माइनस P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। अब जो ED है इक्वल टू क्या होगा? माइनस की। अब जो जो वैल्यू हमने यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, जो वैल्यू हमने निकालनी है। अब P हमारा कितना था? 4 था, 4 रख देंगे यहाँ पे। Q1 हमारा 1 था, इसको 1। डेल्टा Q हमने निकाला है अभी, ये हमारा कितना है? 3 है, और ये हमारा क्या है? P हमारा -2। अब देखिए माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा, और 2 से हमारा ये कट हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया? 2 × 3 दिनों कितना आ गया? 6। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया? ग्रेटर देन यूनिटी, मीन्स जो ED है हमारी क्या है? ग्रेटर देन क्या आ गई? 1 आ गई। देखो जो ज्योमेट्रिक मेथड है आपका वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, और इस ये क्वेश्चन हमेशा ही किसी न किसी कोड में ज़रूर आता है। इसमें हम पता लगाएंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि किन वस्तुओं की जो गुड्स की जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है। फर्स्ट हम करेंगे नेचर ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी वस्तु की जो प्रकृति होती है उसका इफेक्ट पड़ता है इलास्टिक डिमांड पर। देखिए जो हमारी जो नेसेसरी जो गुड्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे दाल है, नमक है, चीनी है, चावल है, जो प्रत्येक परिवार के लिए ज़रूरी होती है, उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है, मतलब कम लोचदार होती है, क्योंकि इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता प्राइस के घटने का और बढ़ने का। और जो हमारे जो लग्जरी जो आइटम होती हैं वे क्या होती है? हमारी मोर इलास्टिक होती है, जैसे AC है, फ्रिज है, या और भी हमारी क्या है जो लग्जरी जो आइटम आती हैं। यदि उनकी जो प्राइस में चेंज हो जाए तो उसकी डिमांड भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो उनकी डिमांड क्या होती है? मोर इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ए सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होती हैं जिनको हम एक स्थान से वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का जो यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है? चाय और कॉफ़ी है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ ए सब्स्टिट्यूट। यदि मार्केट के अंदर कोई भी जो गुड्स है उसमें क्या उसके सब्स्टिट्यूट इंक्लूड है, इसमें शामिल है, तो उस वस्तु की जो डिमांड हमारी क्या होगी? मोर इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिमांड में बहुत ज़्यादा जल्दी परिवर्तन होता है। सपोज करो जो चाय है हमारी उसकी कीमत बढ़ जाए तो चाय की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कॉफ़ी की कीमत क्या जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और जिन वस्तु हैं जो कोई गुड्स है उसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है तो उनकी डिमांड हमारी क्या होती है? इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है गुड्स विद डिफरेंट यूजेस, मीन्स जो वस्तु होती हैं उनके बहुत सारे प्रयोग।
देखिए जिसकी गुड्स के जितने भी ज़्यादा यूजेज होते हैं उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क का। अब जो दूध होता है उसके बहुत से यूजेज हैं भाई, डायरेक्ट दूध पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, आइसक्रीम के लिए, या वैसे बहुत सारे क्या इसके उपयोग हैं। अगर मान लीजिए कि जो मिल्क है उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है हमारा मोर इलास्टिक होता है। और जिन गुड्स के जो जो डिफरेंट यूज हैं वे कम हैं उनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूजेस। अब देखिए कई बार क्या होता है, यदि हम कोई भी हमसे हमारा मकान बन रहा है और जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, जैसे पत्थर है, सीमेंट है, या और भी जो हमारा सामान है मकान का, तो हम अगर यदि उसको हम क्या कर देते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब हम उसको कुछ टाइम के बाद फिर बनाएंगे जब वो गुड्स सस्ती हो जाएगी। तो उनकी डिमांड क्या होती है, हमारी इलास्टिक होती है। क्या होती है, इलास्टिक। और ऐसी जो गुड्स जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते उनकी डिमांड हमारी क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम, देखिए जिन कंज्यूमर की इनकम या तो बहुत ज़्यादा हो या जिनकी बहुत इनकम कम है, उनके लिए किसी भी वस्तु की डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, क्योंकि उनके ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़ने का या घटने का। और जो मिडिल फैमिली होती हैं उनके लिए डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है, क्योंकि उन पर क्या होता है, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आदत। अब देखो अगर किसी उपभोक्ता को किसी भी चीज़ की हैबिट है तो उसके लिए उस गुड्स की जो डिमांड होगी हमारी क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, बेलोचदार होगी, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम कि जैसे जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो प्राइस उस चीज़ का चाहे कितना बढ़ जाओ उनकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए उसकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी। अब देखिए एक उपभोक्ता होता है जो हमें देखते हैं कि वो अपनी जो इनकम का पार्ट किन वस्तुओं पर कितना ज़्यादा खर्च करता है। अब ये उपभोक्ता जिन वस्तुओं पर अपनी इनकम का बहुत कम पार्ट खर्च करता है उसके लिए उस वस्तु की जो डिमांड है वो क्या होती है, हमारी इनइलास्टिक होती है। और जिन पर वो ज़्यादा खर्च करता है उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। नेक्स्ट आपका है प्राइस लेवल। देखिए जब भी किसी जो प्राइस है किसी वस्तु का बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, हमारी इलास्टिक होगी। और जैसे वस्तु का प्राइस कम होता है उसकी मांग क्या होती है, इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, समय अवधि। देखिए जो अल्पकाल होता है हमारा, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी भी गुड्स की जो डिमांड होती है हमारी वो क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होती है, हमारी इलास्टिक होती है। तो ये आपके कुछ फैक्टर थे जो इफेक्ट डालते हैं आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इस वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।